शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और चलो इस वीडियो पर 10,000 लाइक्स का टारगेट रखते हैं। मुश्किल जरूर है लेकिन मुझे यकीन है कि तुम ये कर लोगे। अब चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बेहद अमीर और आत्मविश्वासी बिजनेसमैन शियन से। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी होटल चेन और कंपनियों की नई उपलब्धियों के बारे में गर्व से बात कर रहा होता है। सब कुछ परफेक्ट चल रहा होता है, तभी एक रिपोर्टर अचानक सवाल करती है, क्या ये सच है कि आपने गुपचुप शादी की है और आपका एक छिपा हुआ बेटा है? पूरा हॉल सन्न हो जाता है। शियन की मुस्कान गायब हो जाती है। वो गहरी नजर से उस रिपोर्टर को देखता है और सख्त लहजे में कहता है, आप मुझसे बात करते वक्त थोड़ा सम्मान दिखाइए। हाँ, मेरा एक बेटा है लेकिन मैंने कभी उसे किसी से नहीं छिपाया। अब कहानी कट करती है एक और किरदार पर चेन। वो एक बेहद सेंसिटिव और डेडिकेटेड चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट है जो बच्चों की मनस्थिति समझने में माहिर है। उसका दिल कोमल है और काम के प्रति उसकी लगन बेमिसाल। उधर शियन के होटल में उसका छोटा बेटा शियाओ बाओ अपने डैड के ऑफिस में जैसे तूफान मचा रहा होता है। कोई भी उसे संभाल नहीं पा रहा। धीरे धीरे पता चलता है कि शियाओ बाओ को एक साइकोलॉजिस्ट समस्या है, वो बोल नहीं पाता। अपने बेटे की मदद करने के लिए शियन ने कार्ड्स बनवाए हैं जिन पर छोटे छोटे वाक्य लिखे हैं ताकि बेटा उन कार्ड्स के जरिए अपनी बातें कह सके। जब शियन ऑफिस में आता है और कमरा अस्त व्यस्त देखता है तो गुस्से में बोलता है, तुरंत नीचे उतरो। पर शियाओ बाओ चुपचाप एक कार्ड उठाकर दिखाता है, मैं आज पापा के साथ दिन बिताना चाहता हूँ। शियन ठंडे लहजे में कहता है, मुझे काम करना है, तुम्हारे बचकाने नखरों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। यह सुनकर छोटा बच्चा उदास होकर कार्ड नीचे गिरा देता है। शियन अपने असिस्टेंट से कहता है कि डॉक्टर को बुलाओ, लेकिन असिस्टेंट हिचकिचाते हुए बताता है, सर डॉक्टर ने इस्तीफा दे दिया है, आपके बेटे ने उन्हें लगभग ब्रेकडाउन तक पहुंचा दिया। गुस्से में शियन चिल्ला उठता है, कोई और साइकोलॉजिस्ट ढूंढो तुरंत। तभी उसकी सेक्रेटरी याद दिलाती है कि उसे अभी स्टाफ मीटिंग में जाना है और लाइव भी जाना है क्योंकि जल्द ही अवार्ड सेरेमनी शुरू होने वाली है। मजबूर होकर शियन अपने बेटे को साथ ले जाता है। इधर चैन अपनी सहेली के साथ बैठी होती है जो उसे बताती है कि उनका सहकर्मी जी को बेस्ट साइंटिफिक रिसर्च अवार्ड मिलने वाला है। यह सुनते ही चेन का चेहरा बदल जाता है। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द झलकता है। वो कहती है, वो रिसर्च मैंने की थी और उसने मेरा सारा काम चुरा लिया। आहत और गुस्से से भरी वो तुरंत फैसला करती है कि वो उसी होटल जाकर उसे सामना करेगी। उधर शियन अपनी लाइव स्ट्रीम शुरू करता है लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि उसका बेटा कब चुपचाप वहां से निकल गया। जैसे ही उसे पता चलता है वो घबरा जाता है और अपने असिस्टेंट्स को उसे ढूंढने भेज देता है। छोटा शियाओ बाओ होटल की लॉबी में भटकता हुआ पहुंचता है। उसे अपने डैड का एक बड़ा बैनर दिखता है जिसमें उनके चेहरे पर वही घमंडी मुस्कान है। वो बैनर को खींचते हुए चलने लगता है। एम्प्लॉई उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो डर से चीख उठता है और भाग जाता है। उसी वक्त किस्मत से वहां चेन आ रही होती है। वो उसे टकराने से पहले पकड़ लेती है। डरा हुआ बच्चा फिर चीखने लगता है। चेन झुककर धीरे से उसे अपनी बाहों में भर लेती है। वो आलिंगन जैसे किसी जादू की तरह काम करता है। बच्चा शांत होने लगता है। चेन मुस्कुराकर पूछती है, अब ठीक हो? डरो मत, मैं हूं ना। बच्चा कुछ नहीं बोलता, बस अपने कार्ड्स दिखाता है। चेन उन कार्ड्स से उसका नाम जान लेती है, शियाओ बाओ। वो प्यार से पूछती है, इतनी शरारत क्यों की बेटा? वो कार्ड दिखाता है। चेन समझ जाती है कि ये बच्चा अपने डैड से नाराज है। वो मुस्कुराकर कहती है, कभी कभी पापा बहुत बिजी हो जाते हैं लेकिन वो तुम्हें प्यार करते हैं। ये देखो, ये खिलौना और ये रेशमी रुमाल रख लो, जब भी मन उदास हो इसे कसकर पकड़ लेना। तभी शियन का असिस्टेंट वहां पहुंच जाता है और बच्चे को ले जाने लगता है। चेन जाते जाते कहती है, अपने बॉस से कहना वो अपने बेटे के लिए थोड़ा वक्त निकाले। काम तो हमेशा रहेगा लेकिन बचपन नहीं। उस मुलाकात के बाद चेन अपने धोखेबाज सहकर्मी जी को ढूंढने निकलती है। तभी वह पीछे से किसी आदमी को देखती है और गलती से समझ लेती है कि वो जी है। गुस्से में भरी चेन उसके पीछे दौड़ती है और उसे पकड़कर कहती है, तुमने मेरी मेहनत चुराई, वो रिसर्च मेरी थी। वो आदमी मुड़ता है और चेन हैरान रह जाती है। वो कोई और नहीं बल्कि शियन है। क्षण भर के लिए दोनों की नजरें मिलती हैं। चेन के चेहरे पर शर्म और झेप साफ झलकती है। वो जल्दी से माफी मांगती है और वहां से भाग जाती है। लेकिन मुसीबत यहीं खत्म नहीं होती। कमरे में एक फोन रखा था जो लाइव स्ट्रीम कर रहा था और पूरी घटना रिकॉर्ड हो चुकी थी। वीडियो के कैमरा एंगल से ऐसा लग रहा था मानो दोनों किसी रोमांटिक पल में हो। थोड़ी देर बाद चेन की असली दुश्मन जी से उसकी मुलाकात होती है। वो बस उसे घृणा भरी नजरों से देखती है, कुछ कहे बिना आगे बढ़ जाती है। उसी शाम अवार्ड सेरेमनी शुरू होती है और संयोग से शियन को बेस्ट साइंटिफिक रिसर्च का अवार्ड देने के लिए बुलाया जाता है। मंच पर पहुंचते हुए उसे अचानक चेन के शब्द याद आते हैं, वो रिसर्च मेरी थी। भीड़ के सामने शियन ठहरता है, माइक्रोफोन की ओर देखता है और कहता है, ये अवार्ड किसी को नहीं मिलेगा। फिर गुस्से में स्टेज छोड़कर चला जाता है। रात को जब वो घर लौटता है तो अपने बेटे शियाओ बाओ के नए पॉजिटिविस्ट की प्रोफाइल देखता है। नाम पढ़ते ही उसका चेहरा सख्त हो जाता है। वो वही है डॉक्टर चेन। गुस्से में वो फाइल उठाकर सीधे कूड़ेदान में फेंक देता है। कुछ देर बाद जब वो देखता है कि शियाओ बाओ देर रात तक जाग रहा है तो वो नाराज होकर उसकी टैबलेट छीन लेता है और कहता है, अब सो जाओ, कोई बहाना नहीं। रात भर शियन को नींद नहीं आती। उसके सपनों में पुरानी यादें लौट आती हैं, दर्द, खोया हुआ सुकून और किसी अनकहे डर की छाया। सुबह जब वो कॉफी बना रहा होता है उसका एक दोस्त मिलने आता है। वो मोबाइल पर कुछ दिखाता है। वो वही वायरल वीडियो था जिसमें चेन और शियन साथ दिखाई दे रहे थे। शियन हैरान रह जाता है। उसका दोस्त हंसते हुए कहता है, वो औरत पागल है, तू क्यों टेंशन ले रहा है, कुछ नहीं है तुम्हारे बीच। उधर चेन भी वीडियो देखकर टूट जाती है। लोगों ने वीडियो को एडिट करके उसे बदनाम कर दिया था। हर जगह खबर फैल गई थी कि वो और शियन का अफेयर चल रहा है। अगली
अगली सुबह शियन अपने बेटे को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन श्याओ बाओ उठने से इनकार कर देता है। वो उसके पास पड़ा हुआ एक रेशमी रूमाल देखता है, वही जो चेन ने उसे दिया था, और बिना सोचे उसे कपड़ों के साथ धुलने के लिए रख देता है। कुछ देर बाद जब श्याओ बाओ उठता है और रूमाल गायब देखता है तो वो टूट जाता है। वो रोने और चिल्लाने लगता है। शियन घबरा जाता है, उसे शांत करने की कोशिश करता है और बाद में धोकर वही रूमाल उसे दे देता है। लेकिन जैसे ही बच्चा रूमाल को सूंघता है, उसकी खुशबू चली गई होती है। वो और जोर से चिल्लाने लगता है और अपने कमरे में भाग जाता है। अपने बेटे की इस हालत को देखकर शियन उसे लेकर एक नए मेंटल हॉस्पिटल पहुंचता है ताकि उसका इलाज शुरू हो सके। वहां पर किस्मत फिर अपना खेल दिखाती है। वही अस्पताल जहां अब डॉ चेन काम करती है, वो एक कमरे से बच्चे की चीखें सुनती है और भागकर अंदर जाती है। दरवाजा खुलते ही सामने वही बच्चा श्याओ बाओ, दोनों की आंखों में एक पल के लिए चमक आ जाती है, मानो कोई अपना फिर मिल गया हो। चैन उसे प्यार से देखती है और कहती है, चलो यहाँ नहीं, मैं तुम्हें एक और अच्छी जगह दिखाती हूँ। पहले तो श्याओ बाओ उसका हाथ पकड़ने से हिचकिचाता है, वो कभी अजनबियों को छूता नहीं था, लेकिन कुछ पल बाद वो धीरे से उसका हाथ थाम लेता है। डॉक्टर और स्टाफ हैरान रह जाते हैं, क्योंकि ये पहली बार था जब उस बच्चे ने किसी पर इतना भरोसा दिखाया था। चैन उसे बच्चों के खेलने के कमरे में ले जाती है। वहाँ एक प्यारी सी बच्ची जो उनसे मिलने आती है और खेलना चाहती है, लेकिन श्याओ बाओ मुंह फेर लेता है। थोड़ी देर बाद जब चैन लौटती है तो जो दौड़कर उसे गले लगा लेती है। स्पष्ट था इस हॉस्पिटल के हर बच्चे के लिए चैन किसी फरिश्ते जैसी थी। चैन मुस्कुराते हुए कहती है, चलो आज छुपन छुपाई खेलते हैं। वो श्याओ बाओ के पास बैठती है, उसे पानी और लॉलीपॉप देती है और मुस्कुराकर कहती है, ये लो, एक तुम्हारे लिए और एक मेरे लिए। जब भी हम अलग होंगे इसे देखकर मुझे याद कर लेना। उसी वक्त दरवाजा खुलता है और वहाँ खड़ा होता है शियन। वो चौंक जाता है अपने बेटे को चेन के साथ देखकर, उसका चेहरा सख्त पड़ जाता है। वो तुरंत आगे बढ़ता है, बेटे का हाथ पकड़ता है और गुस्से में कहता है, तुम्हें मेरे बेटे के पास आने की कोई इजाजत नहीं है। पिछली बार जो हुआ वो मुझे याद है। चैन कुछ कहने की कोशिश करती है पर वो सुने बिना चला जाता है। घर पहुंचकर श्याओ बाओ रोने लगता है। वो सिर्फ यही कहता है कि उसे डॉ चेन चाहिए। शियन समझ जाता है कि अब उसके पास कोई चारा नहीं। आखिरकार वो मान जाता है कि उसी डॉक्टर से उसका बेटा इलाज करवाएगा। वो अपने असिस्टेंट को हुक्म देता है, उसके बारे में सब पता लगाओ, उसकी पढ़ाई, उसका परिवार, सब कुछ। जल्द ही पता चलता है कि चैन एक साधारण परिवार से आती है, लेकिन उसने मेडिकल स्कूल से आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के साथ डिग्री हासिल की थी। दिल में कहीं एक हल्की सी जिज्ञासा उठती है। शियन तय करता है कि वो खुद जाकर उससे बात करेगा। वो चेन के ऑफिस पहुंचता है और बिना घुमाए फिराए सीधा कहता है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मेरा बेटा तुम्हें चाहता है, पैसे की कोई परवाह नहीं, जितना कहो उतना दूंगा। लेकिन चेन शांत स्वर में जवाब देती है, बच्चों का इलाज सौदेबाजी से नहीं होता मिस्टर शियन, अगर मैं इलाज करूंगी तो अपनी शर्तों पर। शियान अपनी ऑफिस से बाहर निकलने का नाम नहीं ले रही थी। शियान ने जब अपने दोस्त को ये सब बताया तो दोस्त ने कहा, अगर उसे मनाना है तो कुछ अलग करना पड़ेगा। उसके सुझाव पर शियान ने उसे ऑफिस में तोहफों की बारिश कर दी, लेकिन चैन पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। वह अब भी उसकी मदद करने से इनकार कर देती है, क्योंकि पहले सियान ने उसे बुरा भला कहा था। तोहफे नाकाम हुए तो सियान ने प्लान बी अपनाया। वह अब हर जगह चेन के पीछे अपनी कार लेकर घूमने लगा। चेन को जब ये पता चला तो वह झुंझला गई। उसने अपनी बाइक उठाई और साइड की एक गली में घुस गई ताकि उससे पीछा छुड़ा सके, लेकिन वहाँ उसने देखा कुछ गुंडे एक लड़की को परेशान कर रहे हैं। बिना एक पल गनवाए चेन उनके बीच कूद पड़ी और उनसे भिड़ गई। तभी सियान भी वहाँ आ गया और उसने उन गुंडों की जमकर धुनाई कर दी। लड़ाई खत्म होते होते वह खुद घायल हो गया। चेन ने उसकी चोट देखी तो तुरंत अपना फर्स्ट एड किट निकाला और उसका जख्म साफ किया। उसी वक्त शियान ने फिर उससे कहा, प्लीज मेरी मदद करो, मेरा बेटा बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। चेन कुछ पल चुप रही, फिर बोली, ठीक है, मैं सोचूंगी। अगले दिन शियान अपने बेटे के साथ उसके पास गया और एक खूबसूरत केक लेकर आया। चेन का दिल पिघल गया। वह आखिरकार मान गई और बच्चे का इलाज जारी रखने के लिए तैयार हो गई। उसने बातचीत शुरू की बच्चे के जन्मदिन के बारे में, लेकिन जैसे ही उसने मानक्षु जन्मदिन शब्द कहा, बच्चा कांपने लगा और जमीन पर गिर गया। डरते हुए पापा ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। चेन ने शियान से पूछा, आखिर हुआ क्या था? शियान की आंखें भर आईं। 5 साल पहले उसके जन्मदिन पर एक हादसा हुआ था। उसी दिन उसने बोलना छोड़ दिया। रात को जब शियान चेन को घर छोड़ने गया तो उसने उसके हाथ में एक ब्रेसलेट पहना दिया। चेन ने पूछा, ये क्या है? वह मुस्कुराया, ये कपल ब्रेसलेट है, अगर किसी एक को खतरा हुआ तो दूसरे को अलर्ट मिलेगा। उसने झूठ कहा कि दूसरा कोई नहीं पहनता, जबकि खुद उसके पास दूसरा ब्रेसलेट था। अगले दिन चेन बहुत थकी हुई थी। उसने गर्म पानी से नहाने की कोशिश की, लेकिन उसे बुखार ने जकड़ लिया और वह बाथटब में बेहोश हो गई। ब्रेसलेट ने तुरंत शियान को अलर्ट भेजा। वह दौड़ता हुआ उसके घर पहुंचा, दरवाजा तोड़ा और उसे नहाने की हालत में बेसुध पाया। वह शर्म से मुंह फेर लिया और जल्दी से पानी बंद किया। जब चेन थोड़ी होश में आई तो उसने दरवाजा तोड़कर बाहर आने की कोशिश की और सीधा शियान की बाहों में गिर पड़ी। शियान ने उसे बिस्तर पर लिटाया, तापमान देखा, बुखार बहुत तेज था। धीरे से बोला, यहाँ तक कि मेरा छोटा बेटा भी खुद का ज्यादा ध्यान रखता है। जब उसने उसे ढकने की कोशिश की तो चेन अचानक उससे लिपट गई और उसे किस करने लगी। शियान चौंक गया। उसे एहसास हुआ कि वह बुखार में भ्रम देख रही है। अगली सुबह चेन ने आंखें खोली और पाया कि छोटा श्याओ बाओ उसके पास सो रहा है। शियान बोला, हम दोनों पूरी रात तुम्हारे पास थे। वह उठी तो देखा कि घर एकदम साफ है और नाश्ता तैयार। चौंक कर बोली, ये सब तुमने किया? शियान मुस्कुराकर बोला, हाँ, मैं गंदे घर में नहीं रह सकता। चैन
को धीरे धीरे याद आने लगा कल रात वह क्या क्या हुआ था। वह लाल पड़ गई और जल्दी से पूछा, मेरे कपड़े किसने बदले? शियान हंसते हुए बोला, मैंने। और वैसे तुम लगभग 162 सेंटीमीटर लंबी हो, पेट और पैरों पर थोड़ा फैट है और तुम्हारा वजन रेज्यूमे में लिखे नंबर से 3 किलो ज्यादा है। चेन गुस्से में बोली, अगर तुमने मेरे वजह का जिक्र फिर किया तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। तभी शियाओ बाओ जागा। चेन मुस्कुराई, माफ करना बेटा, मैं तुम्हारे जन्मदिन का गिफ्ट नहीं ला पाई। बताओ क्या चाहिए? शियाओ बाओ ने अपने बोर्ड पर लिखा, मुझे चाहिए कि तुम मेरी मम्मी बनो। चेन की आंखें भर आईं। वह धीमे से उसके हाथों को थामते हुए कहती है, अगर तुम मुझे माँ कह दोगे तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारी माँ बन जाऊंगी। लेकिन शियाओ बाओ सिर हिलाकर मना कर देता है। वह अब भी बोलने से डरता है। शियान बीच में बोल उठता है, छोड़ो, यह बेकार है, मेरा बेटा कभी बोल नहीं पाएगा। उसके स्वर में दर्द और निराशा दोनों झलकते हैं। चेन उसकी ओर देखती है पर कुछ नहीं कहती। बस उसकी आंखों में एक यकीन है कि एक दिन यह बच्चा जरूर बोलेगा। बाद में जब वे घर से निकलते हैं, चेन सियान से कहती है, क्या तुम मुझे रास्ते में छोड़ दोगे? वह सिर हिलाता है, नहीं, तुम अभी बीमार हो, आराम करो। चेन मुस्कुराकर कहती है, मैं ठीक हूँ, जिद मत करो। अगले दिन वे दोनों शियाओ बाओ को बाहर घुमाने ले जाते हैं। रास्ते में शियाओ बाओ को याद आता है कि उसने अपने पापा के दोस्त बिंगो से कहा था वह चाहता है कि चेन उसकी माँ बने। बिंगो ने हंसते हुए कहा था, अगर ऐसा चाहते हो तो पहले तुम्हारे डैड और चेन को एक दूसरे के करीब लाना होगा। अब छोटा शियाओ बाओ उसी योजना पर काम कर रहा था। वह एक भूतिया घर वाली जगह पर सबको ले जाता है और फिर जानबूझकर उन्हें अंदर अकेला छोड़ देता है। लेकिन उसका प्लान उल्टा पड़ जाता है। चेन पूरे समय डर के मारे चीखती रहती है। वह सियान का हाथ कसकर पकड़ लेती है और सियान हंसी रोक नहीं पाता। फिर भी उसके दिल में चेन के लिए एक नया एहसास जगने लगता है। बाहर निकलते ही शियाओ बाओ अपने दोस्त बिंगो को मैसेज करता है, प्लान फेल हो गया। थोड़ी देर बाद जब वे पार्क की ओर जा रहे होते हैं, अचानक शियाओ बाओ कहीं गायब हो जाता है। चेन और सियान दोनों बुरी तरह घबरा जाते हैं। वह हर जगह उसका नाम पुकारती है, आंखों से आंसू बहते हैं। शियाओ बाओ, बेटा कहाँ हो तुम? सियान भी घबराकर इधर उधर दौड़ता है। उसी वक्त बिंगो का मैसेज आता है, फिक्र मत करो, शियाओ मेरे साथ है, वो ठीक है। दोनों राहत की सांस लेते ही हैं कि तभी चेन की नजर झील की ओर जाती है। वहाँ पानी में शियाओ बाओ की टोपी तैर रही होती है। उसका चेहरा पीला पड़ जाता है, दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। वह बिना कुछ सोचे समझे झील में कूद पड़ती है। शियाओ बाओ, शियान उसे बचाने के लिए पानी में कूद पड़ता है। वो उसे बाहर खींच लाता है और उसे शांत करता है, ये कहते हुए कि शियाओ बाओ बिल्कुल ठीक है। जब वे वापस लौटते हैं तो पाते हैं कि उनकी कार गायब है, बस कैंपिंग का सामान वहीं पड़ा है। तभी शैन को एहसास होता है कि बिंगो ने उन्हें फंसाया है। उस रात शियन और शैन एक ही कटोरे में नूडल्स बांटकर खाते हैं। मजबूरी में एक साथ बैठते हैं, लेकिन उस खामोशी में कुछ अजीब सा है। शियान की नजर जब शैन की आंखों से टकराती है तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। घबराकर वो नजरें हटा लेता है। वो झुंझलाते हुए उसे डांट देता है, तुम्हें झील में यूं कूदना नहीं चाहिए था, तुम्हें फिर से बुखार हो सकता था। चेन धीमे से कहती है, मैं बच्चों की साइकोलॉजिस्ट हूँ, जब कोई बच्चा मेरी जिम्मेदारी बन जाता है तो उसकी हर तकलीफ मेरी अपनी लगती है। शियाओ मुझ पर भरोसा करता है और जब उसने कहा कि वो चाहता है कि मैं उसकी माँ बनूं, वो झूठ नहीं था। बच्चे झूठ नहीं बोलते। वो हल्की मुस्कान के साथ आगे कहती है, लोग सोचते हैं कि हमारा काम बस बच्चों के साथ खेलना है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा कठिन होती है। शियान थोड़ी देर चुप रहता है, फिर पूछता है, क्या तुम सच में शियाओ की माँ बनना चाहती हो? चेन हंसकर बात टाल देती है, नहीं, वो तो मैं मजाक कर रही थी। आखिर उसकी असली माँ तो जरूर कहीं होगी। पत्नी का जिक्र आते ही शियन का चेहरा उतर जाता है। वो अचानक बातचीत बंद कर देता है और दोनों वापस टेंट में लौट जाते हैं। अगले दिन चेन अपने अस्पताल जाती है और अचानक अपने पुराने प्रेमी जी से टकरा जाती है। वो उसे अनदेखा करने की कोशिश करती है पर वो रास्ता रोक लेता है। कैसी हो? वो ठंडी आवाज में जवाब देती है, मैं ठीक हूँ, जब तक तुम मुझसे दूर रहो। उसी वक्त जी की मंगेतर वहाँ पहुँचती है। वो घमंडी लहजे में कहती है, मेरे पापा जो अस्पताल के डायरेक्टर हैं, उन्होंने जी को चीफ फिजिशियन बना दिया है, आज रात की पार्टी में जरूर आना। चैन उसी शाम एक खूबसूरत ड्रेस खरीदती है और पार्टी में पहुंचती है। सब उसकी सादगी और गरिमा देखकर दंग रह जाते हैं। जी मंच पर जाकर अपना प्रमोशन स्वीकार करता है और भाषण देता है। तभी उसकी मंगेतर माइक पकड़ लेती है और सबके सामने चैन को अपमानित कर देती है। वो लीक हुआ वीडियो चला देती है जिसमें चैन और शियान साथ नजर आते हैं। सन्नाटा छा जाता है। उसी वक्त दरवाजे से शियान अपने बेटे के साथ अंदर आता है। वो मंच पर चढ़ता है, माइक पकड़ता है और पूरे आत्मविश्वास से कहता है, इस वीडियो का कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैं चैन को अपनी प्रेमिका नहीं चाहता। सभी की सांसें थम जाती हैं। शियान एक पल ठहर कर आगे कहता है, मैं चैन को अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। पूरा हॉल स्तब्ध रह जाता है। वो अपनी जेब से लाल रंग की शादी की अंगूठी निकालता है और सबके सामने चैन की उंगली में पहनाता है। घर लौटने के बाद चैन को याद आता है कि उसने शियान से पूछा था, तुमने सबके सामने प्रपोज क्यों किया? शियान ने शरारती मुस्कान के साथ जवाब दिया, बस ताकि जी और उसकी मंगेतर जल जाएं। चैन उसकी इस बेबाकी पर मुस्कुरा देती है, तुम वाकई कमाल के इंसान हो। वो हल्की सी मुस्कान के साथ उसे धन्यवाद कहती है। बाद में जब वो नहा रही होती है तो गलती से वेडिंग रिंग उसके हाथ से गिर जाती है। वो और उसकी सहेली राना बाथरूम में हर जगह खोजती हैं, पर रिंग कहीं नहीं मिलती। चैन के चेहरे पर चिंता साफ झलकती है। वो बड़बड़ाती है, वो रिंग बहुत महंगी थी, मैं उसे दोबारा नहीं खरीद सकती। अगली सुबह राना उसे झकझोर कर उठाती है, चैन उठो, सोशल मीडिया पर तुम और शियान छाए हुए हो। चैन घबरा जाती है। उसे अंदाजा भी नहीं था कि मामला इतना बढ़ जाएगा। वो जैसे ही अस्पताल पहुंचती है उसकी सांसें थम जाती हैं। पूरा अस्पताल उसकी ओर इशारा कर रहा है। ऊपर नजर उठाती है तो देखती है अस्पताल की दीवार पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, चैन। वो
तुरंत शियान को अलग ले जाती है और गुस्से में कहती है, तुम्हें समझ में नहीं आता, ये सब गलत है। वो प्रपोजल नकली था। शियान की नजरें गंभीर हो जाती हैं। नकली नहीं। वो धीरे से कहता है, मैं सच में तुमसे शादी करना चाहता हूँ। चेन कुछ पल के लिए चुप रह जाती है, फिर ठंडे स्वर में बोलती है, अगर इस दुनिया में सिर्फ तुम ही आखिरी आदमी बचे होते तब भी मैं तुमसे शादी नहीं करती। उस रात एक बार में राना और बिंगो मिलते हैं, बिना जाने कि वो दोनों एक दूसरे के करीबी हैं। राना नोटिस करती है कि बिंगो लगातार औरतों से फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कोई भी उस पर ध्यान नहीं देती। वो मजे में उसके पास जाकर खड़ी हो जाती है। बिंगो हंसते हुए कहता है, तुम बहुत दिलचस्प हो। राना मुस्कुराकर कहती है, मुझे किसी से जुड़ना आसान नहीं लगता। बिंगो एक ड्रिंक ऑफर करता है, सावधान रहो, ये एक पैग तुम्हें पूरी तरह नशे में कर देगा। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, खुद बिंगो नशे में धुत हो जाता है और राना उसे घर तक छोड़ने जाती है। अगले दिन चेन सड़क पर चल रही होती है जब वो देखती है कि एक बिल्ली पेड़ पर फंसी है। वो उसे बचाने के लिए ऊपर चढ़ जाती है, लेकिन उसका पैर फिसलता है। वो लगभग गिर ही पड़ती है कि पीछे से कोई उसे पकड़ लेता है। वो कोई और नहीं, उसका पुराना दोस्त न्यूरोलॉजिस्ट निंग जी है। वो मुस्कुराकर कहता है, तुम हमेशा मुसीबत में क्यों पड़ती हो? वो उसकी कलाई से गिरी हुई ब्रेसलेट उठाता है और वापस देता है। जैसे ही ब्रेसलेट टूटता है, शियान की मिलती जुलती ब्रेसलेट पर अलर्ट बज उठता है। वो तुरंत ट्रैकर से लोकेशन देखता है और वहां पहुंचता है जहां चैन और निंग साथ खड़े होते हैं। शियान गुस्से में निंग का हाथ पकड़कर कहता है, चैन मेरी मंगेतर है और हम बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। निंग कुछ बोल नहीं पाता। अगले दिन अस्पताल में चेन देखती है कि उसकी नेम बोर्ड दीवार से हटा दी गई है, लेकिन तभी वो देखती है कि शियान नर्सों को डांट रहा है जो उसके बारे में गलत बातें कर रही थी। उसके लहजे में सच्ची चिंता और गुस्सा था। चेन का दिल धीरे धीरे पिघलने लगता है। शायद वो इतना बुरा भी नहीं है, वो सोचती है। घर लौटने पर वो चौंक जाती है। उसके डैड मॉम अचानक वहाँ मौजूद हैं। वो उसे डांटते हैं, तुमने हमें बताए बिना सगाई कैसे कर ली? चैन शांत स्वर में कहती है, वो सब बस दिखावा था, एक ड्रामा अपने एक्स को जलाने के लिए। उसके मॉम डैड निराश हो जाते हैं। हम तो चाहते थे कि तुम किसी अमीर बिजनेसमैन से शादी करो। वो कहते हैं कि वे कुछ दिन उसके साथ रहेंगे क्योंकि हमें तुम्हारी याद आ रही थी। अगले दिन शियन अस्पताल में आता है और संयोग से देखता है कि निंग अंदर जा रहा है। गुस्से में उसका पीछा करता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? निंग शांत स्वर में कहता है, मैं वो बिल्ली वापस देने आया हूँ जो चेन ने पेड़ से बचाई थी। उसी समय चेन भी वहाँ पहुँचती है। वो शियान को देखकर चौंकती है, लेकिन उसे अनदेखा करती है और निंग से कहती है, डिनर मेरे साथ करोगे? निंग मुस्कुराकर कहता है, जरूर, लेकिन शियन आप भी चलिए। चेन तुरंत बोल पड़ती है, उन्हें ऐसे लोकल रेस्टोरेंट पसंद नहीं। रात में चेन और निंग साथ डिनर करते हैं, पर शियान पास वाली टेबल पर छुपकर बैठा होता है, उन्हें देखता हुआ। निंग पूछता है, तुम्हारे और शियान के बीच जो अफवाहें हैं क्या वो सच हैं? चेन मुस्कुराकर कहती है, नहीं, सब क्लियर हो गया है और सच कहूँ वो उतने बुरे नहीं जितना मैंने सोचा था। तभी रेस्टोरेंट मैनेजर घोषणा करता है, आज हमारी एनिवर्सरी है, जो भी जोड़ा म्यूजिक बंद होने से पहले एक दूसरे को गले लगाएगा उसे 50% डिस्काउंट मिलेगा। निंग मुस्कुराकर उठता है और चेन की ओर हाथ बढ़ाता है, पर तभी शियान झटके से उठकर उसे रोक लेता है। दोनों टकरा जाते हैं और गलती से एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। मैनेजर खुश होकर चिल्लाता है, विनर्स 50% ऑफ। चेन हैरान होकर पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शियन ठंडे चेहरे के साथ जवाब देता है, मैं तो बस डिनर करने आया था। अगले दिन शियान जिम में पसीना बहा रहा होता है। उसके दिमाग में बस एक ही तस्वीर घूमती रहती है, चेन और निंग साथ हंसते हुए। वो बेंच प्रेस करते हुए खुद से कहता है, मुझे ये सब क्यों परेशान कर रहा है? धीरे धीरे उसे एहसास होता है वो सच में चेन के प्यार में पड़ चुका है। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद वो अपने बेटे शाओ बाओ को लेकर एक कैफे जाता है। तुम यहाँ रहो, मैं बस एक मीटिंग लेकर आता हूँ, वो मुस्कुराकर कहता है। संयोग से उसी कैफे में थोड़ी दूरी पर चेन की माँ बैठी होती है। जैसे ही शियान बाहर जाता है, वो पास आकर शाओ बाओ के सामने बैठ जाती हैं। प्यार से पूछती हैं, तुम्हारा नाम क्या है बेटे? शाओ बाओ मुस्कुराता है और एक कार्ड निकालकर दिखाता है जिस पर लिखा है कि वह बोल नहीं सकता। फिर वो अपना टैबलेट खोलता है और एक तस्वीर दिखाता है, चेन की माँ थोड़ी चौंक जाती है। ये तुम्हारी माँ है? वो पूछती हैं। बच्चा सिर हिलाकर हाँ कर देता है। शाम को जब चेन घर पहुंचती है, उसके मॉम डैड का चेहरा उतरा हुआ होता है। माँ गहरी सांस लेकर कहती हैं, आज मैं उस बच्चे से मिली, शाओ बाओ से, उसने कहा तुम उसकी माँ हो। चेन असमंजस में मुस्कुराती है, वो मुझे बहुत मानता है माँ। माँ गंभीर होकर जवाब देती है, मुझे पता है बेटा, लेकिन मैं डरी हुई हूँ। एक ऐसे आदमी से शादी करना जो पहले से बच्चे की जिम्मेदारी उठाए हुए है, ये कोई छोटा फैसला नहीं। माँ कहता है, मैं खुद उस शख्स से मिलना चाहती हूँ, तभी तय करूंगी कि वो तुम्हारे लायक है या नहीं। उस रात शियान घर लौटता है। शाओ बाओ मासूमियत से पूछता है, चेन हमारे घर कब आएगी? शियान उसके सिर पर हाथ फेरता है और कहता है, 2 हफ्तों के लिए हमारी योजना को टालना पड़ेगा मेरे बेटे। अगले दिन चेन की माँ देखती है कि वो किसी को टेक्स्ट कर रही है। वो तुरंत समझ जाती हैं, जरूर शियान को मैसेज कर रही होगी। चेन जैसे ही बाथरूम में जाती है, माँ उसका फोन उठाकर मैसेज भेज देती है, मैं चेन की माँ बोल रही हूँ, आपसे मिलना चाहती हूँ। असल में चेन और उसकी दोस्त राना ने पहले ही ये तय किया था कि अगर ऐसा हुआ तो राना चेन बनकर मिलने जाएगी। लेकिन जब चेन की माँ पहुंचती हैं और वहाँ राणा को देखती हैं, वो सन्न रह जाती हैं। उनके मन में शक घर कर लेता है, क्या मेरी बेटी का रिश्ता किसी लड़की से है? गलतफहमी में वो दुखी होकर तुरंत अपने गांव लौटने का फैसला कर लेती हैं। जब चेन बाहर आती है तो उसे लगता है कि उसकी माँ शायद शियान से मिलने घर जा रही हैं। माँ कहती हैं, हम दोपहर 2 बजे की ट्रेन से वापस जाएंगे, टिकट बुक कर दो। चेन टिकट बुक करवाकर घर लौटती है, लेकिन जैसे ही फोन खोलती है उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। माँ ने सच में शियान से उसके असली नंबर पर बात कर ली थी। तभी दरवाजा खुलता है। शियान अंदर आता है, मुस्कुराकर मॉम डैड को नमस्कार करता है, मैं चेन से मिलने आया था, वो विनम्रता से कहता है।
मॉम डैड बैठ जाते हैं और सीधे सवाल पूछते हैं। हमें अपनी बेटी की सुरक्षा का यकीन होना चाहिए, तुम हमें सब बताओ बेटे। शियान शांति से जवाब देता है, मैं कभी शादीशुदा नहीं था। सब चौंक जाते हैं। वो आगे कहता है, शाओबाओ मेरा बेटा नहीं, मेरा भतीजा है। उसकी माँ जो मेरी भाभी थी, उसकी मौत के बाद मैंने उसे अपना बेटा बनाकर पाला। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। चैन के डैड की आंखों में नमी उतर आती है। तुमने बड़ा दिल दिखाया है बेटे, वो धीमे से कहते हैं। उस रात सब साथ बैठकर खाना खाते हैं। शियान के लिए ये पल अनमोल था। कितने सालों बाद वो किसी परिवार के साथ बैठा था, घर जैसा एहसास पा रहा था। खाना खत्म होते ही वो कहता है, क्या मैं आज यहीं रुक सकता हूँ? मैंने अपने ड्राइवर को शाओबाओ की देखभाल के लिए भेज दिया है। चैन के मॉम डैड हिचकिचाते हैं, फिर मान जाते हैं, लेकिन जब वो कहते हैं मैं चैन के कमरे में ही सो जाऊंगा, तो सबके चेहरे पर हल्की सी असहज मुस्कान आ जाती है। चैन कमरे में जाती है, बिस्तर ठीक करती है। जैसे ही बाहर निकलने लगती है, शियान उसका हाथ पकड़ लेता है। उसकी आवाज में एक अजीब सी नरमी थी। क्या तुम मेरे साथ कुछ देर बैठ सकती हो? वो कहता है, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा घर बहुत गर्मजोशी से भरा है। कभी कभी मैं खुद से नफरत करता हूँ कि शाओबाओ के लिए वो गर्माहट नहीं दे पाया। चैन उसकी आंखों में देखती है और धीरे से कहती है, ऐसा मत कहो, तुम बहुत अच्छे पापा हो, शायद सबसे अच्छे। तभी शियान का फोन बज उठता है। वो हड़बड़ा कर उठता है। क्या शाओबाओ को सर्दी लग गई है? दोनों बिना एक पल घुमाए अस्पताल पहुंचते हैं। बच्चा बेड पर लेटा है, चेहरा थोड़ा पीला, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि वो अब स्थिर है, बस कुछ दिन रहना होगा। शियान के असिस्टेंट बताते हैं, शाओबाओ दवा नहीं ले रहा सर। चैन मुस्कुराती है और धीरे से बोतल उठाती है। चलो देखते हैं माँ की बात मानता है या नहीं। वो बोतल लेकर बच्चे के पास जाती है, उसके छोटे हाथ थामती है। उसकी आंखों में सच्चा अपनापन झलकता है। रात काफी हो चुकी थी। चेन अब भी शाओबाओ के पास बैठी थी जब शियान मीटिंग खत्म करके लौटा। जैसे ही उसने बेटे को चेन के साथ देखा, उसकी भौहें तन गईं। तुम उसे अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हो? उसने गुस्से में कहा। शियान ने थके हुए स्वर में जवाब दिया, वो मीटिंग बहुत जरूरी थी, मैं उसे छोड़ नहीं सकता था। और जब तुम ऑफिस जाते हो तब? वो कुछ देर चुप रहा, फिर सिर झुका लिया। ज्यादातर वो घर पर अकेला ही रहता है। यह सुनकर चेन के दिल में टीस उठी। वो बच्चे के पास झुकी, उसके बालों को सहलाया। शियान ने गहरी सांस लेकर कहा, मुझे अपना शेड्यूल बदलना होगा। तुम ही वो इंसान हो जो सच में उससे जुड़ पाई हो। बाकी सबसे तो वो डरता है। शियान ने उसे घर छोड़ने का ऑफर दिया, लेकिन शाओबाओ उसकी उंगलियां पकड़कर रुक गया। उसकी आंखों में डर और आंस दोनों झलक रहे थे। चिंता मत करो, चेन मुस्कुराई, मैं यहीं रुकूंगी। और तभी शाओबाओ के होंठ हल्के से हिले और उसने कहा, मामा। पल भर को हवा थमसी गई। शियान और चेन दोनों सन्न रह गए। 5 सालों से जिसने एक शब्द नहीं बोला था, वो आज बोल उठा, और वो भी उसे माँ कहकर। चेन की आंखों से आंसू बह निकले। उसने बच्चे को गले से लगाया और उस पल में जैसे उसकी सारी दुनिया थम गई हो। सुबह जब वो जागी, उसका दिल भारी था। पिछली रात की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी, मामा। वो धीरे से उठी और बाहर निकलने लगी, लेकिन दरवाजे पर शियान खड़ा था। कहाँ जा रही हो? उसने धीमे लेकिन गंभीर स्वर में पूछा। घर वापस। लेकिन तुमने वादा किया था कि तुम उसे कभी नहीं छोड़ोगी। खुद कहा था कि वो तुम्हें अपनी माँ माने। अब अगर तुम चली गई तो वो फिर कभी किसी पर भरोसा नहीं करेगा। चेन का गला सूख गया। वो कल 5 साल बाद बोला। चैन। शियान की आवाज कांप उठी। अगर तुम अब उसे छोड़ दोगी तो शायद वो फिर कभी नहीं बोलेगा। उसके शब्द चेन के दिल में उतर गए। वो कुछ कहे बिना कमरे से बाहर भागी। बाद में वो अपनी दोस्त राना से मिली। आंखें लाल थीं। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, उसने कहा। वो बच्चा मुझसे जुड़ गया है, पर मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं बनना चाहती। फिर भी उसका दिल तोड़ने की हिम्मत नहीं है। और शियान, वो बहुत अकेला है। राना मुस्कुराई। यानी तुम्हें उस पर तरस आने लगा है? तरस नहीं, चेन झल्लाई। मैं उससे प्यार नहीं करती। अगर दुनिया में बस वही आखिरी आदमी रह जाए तब भी नहीं। अगले दिन अस्पताल में जैसे ही शाओबाओ ने चेन को देखा, वो भागकर उसकी बाहों में समा गया। मामा। सबकी नजरें उन पर टिक गईं। चेन घबरा गई। शाओबाओ, यहाँ ऐसा मत कहो। शियान मुस्कुराया। क्यों? अब तो ये सच है, तुम उसकी माँ बन चुकी हो। वो कुछ नहीं कह पाई, बस शाओबाओ की मासूम आंखों में देखा जिनमें भरोसा था, प्यार था और एक माँ की तलाश का अंत। उस पल चाहे उसने जुबान से कुछ न कहा हो, पर उसका दिल जान गया, अब वो इन दोनों से कभी पूरी तरह दूर नहीं जा पाएगी। शाओबाओ दोपहर की नींद से उठा तो चेन कहीं नजर नहीं आई। डर से उसकी छोटी छोटी उंगलियां अपनी बोर्ड को कसकर पकड़ ली। वो भागा, गलियारों में, कमरों में, हर जगह उसकी तलाश करता रहा। तभी एक हमउम्र लड़का आया और उसकी बोर्ड छीनने की कोशिश की। धक्का लगते ही शाओबाओ गिर गया। उस लड़के की माँ दौड़ी आई और बिना कुछ समझे शाओबाओ को डांटने लगी। क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें सिखाया नहीं कि चीजें छीनना गलत है? उसकी आवाज में इतनी कठोरता थी कि आसपास सब ठहर गए। और तभी चेन वहां पहुंची। उसकी आंखों में गुस्सा और दिल में माँ की ममता चल रही थी। वो औरत के सामने आकर बोली, बस उसकी गलती नहीं है, और अगर कोई कुछ कहना चाहता है तो मुझसे कहे, क्योंकि मैं इसकी माँ हूँ। उसका लहजा इतना दृढ़ था कि औरत एकदम चुप हो गई। चेन झुककर शाओबाओ को अपनी बाहों में उठा लाई। वो कांप रहा था। कमरे में पहुंचकर उसने अपने बोर्ड पर लिखा, जब तुम नहीं थी मैं डर गया था। चेन की आंखें भर आईं। उसने उसका माथा चूमा और कहा, माफ करना, मैं अब तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। फिर उसने लिखा, क्या तुम हमेशा मेरे पास रहोगी? चेन ने उसका हाथ थाम लिया, मुस्कुराई, हाँ, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी मैं रहूंगी। उधर अस्पताल के दूसरे हिस्से में राना, जो एडमिन में काम करती थी, कुछ डॉक्टरों को चेन के बारे में बुरा बोलते सुन लेती है। वो तमतमाकर आगे बढ़ती है और सबके सामने उन्हें उसी अंदाज में जवाब देती है कि पूरा स्टाफ सन्न रह जाता है। लेकिन अगले दिन उसे अपनी नौकरी से निकाल दिया जाता है। जब चैन को पता चलता है तो वो टूट जाती है। ये सब मेरी वजह से हुआ। राना मुस्कुराकर कहती है, पागल मत बनो, शायद ये किसी बेहतर शुरुआत का संकेत है। और सचमुच अगले दिन राना को एक बड़ी
कंपनी से इंटरव्यू कॉल आता है। इंटरव्यू में जब वो पूछती है कि उसका नंबर कैसे मिला, तो बॉस मुस्कुराकर कहता है, डॉक्टर शियान ने सुझाया था। रात को वो चेन से कहती है, तुम बहुत खुशकिस्मत हो चेन, वो आदमी तुम्हारी जिंदगी आसान बना रहा है, चाहे तुम मानो या नहीं। अगली सुबह चेन अस्पताल पहुंचती है उसे शुक्रिया कहने के लिए, पर वहाँ अफरा तफरी मची थी। शियाओ बाओ गायब था। दोनों पागलों की तरह उसे ढूंढते हैं। चेन को अचानक ख्याल आता है वो मेरे अपार्टमेंट गया होगा। वे दौड़ते हुए वहाँ पहुंचते हैं और सचमुच वो वहीं था, दरवाजे के बाहर चुपचाप बैठा, बोर्ड को सीने से लगाए हुए। शियान गुस्से में चिल्ला उठता है, तुम्हें अंदाजा भी है हम कितने परेशान थे? बच्चा सिमट गया। चेन तुरंत उसके आगे आ गई। बस अब और नहीं। वो डर गया है। गुस्सा नहीं चाहिए उसे, सुकून चाहिए। वो झुकी और बच्चे को सीने से लगा लिया। देखो पापा तुम्हें डांट नहीं रहे, वो बस तुम्हारी चिंता में परेशान है। शियान कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप खड़ा रह गया। अंदर जाकर चेन ने लंच बनाने की ठानी। शियान ने मजाक उड़ाते हुए कहा, पता नहीं तुम कुछ ठीक बना भी पाओगी या नहीं। चेन मुस्कुराई, देख लेना। दोनों ने एक ही डिश बनाई। शियाओ बाओ ने दोनों चखी और मुस्कुराकर कहा, मामा वाली बेस्ट है। शियान ने हैरान होकर कहा, मैंने तो सब नाप तौल कर बनाया था। चेन हंस पड़ी, कभी कभी स्वाद नाप से नहीं प्यार से आता है, और बच्चों को जो मसाले पसंद नहीं वो मैंने डाले ही नहीं। उस रात जब वो दोनों कार तक पहुंचे, चेन बोली, अगर तुम्हें ठीक लगे तो मैं आज तुम्हारे घर चलूं, शियाओ बाओ के लिए। शियान ने सिर हिलाया, हाँ उसे तुम्हारी जरूरत है। कार में माहौल थोड़ा भारी था। चेन ने झिझकते हुए पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने वो शादी की रिंग खो दी थी? वो मुस्कुराया, जब तुमने उसकी कीमत पूछी थी तभी समझ गया। फिर उसने जेब से 2 कॉन्ट्रैक्ट निकाले। यह रहा कॉन्ट्रैक्ट। चैन ने पढ़ा, या तो वो 3 मिलियन चुका दे या फिर शियाओ बाओ की मां बनकर शियान की पत्नी की तरह उसके घर में रहे जब तक लड़का पूरी तरह ठीक न हो जाए। वो हैरान रह गई। ये कितने दिन चलेगा? उसने पूछा। शियान ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, जब तक हम में से कोई मर न जाए या किसी को अपना सच्चा साथी न मिल जाए। उस रात जब वो राना को सब बताती है, उसकी आंखें भर आती हैं। माफ करना, मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना होगा। राना ने उसका हाथ पकड़ा। जाओ चैन, शायद यही तुम्हारी किस्मत की राह है। अगले दिन राना को वही कंपनी बुलाती है जहाँ इंटरव्यू दिया था। सबके सामने बॉस घोषणा करता है, राना अब हमारी नई सेक्रेटरी होंगी। वहीं बिंगो, जो कंपनी मालिक का बेटा था, उसे देखता रह गया जैसे किसी जानी पहचानी रोशनी को फिर से पा लिया हो। उधर अस्पताल में चैन अपने बॉस से कहती है, मैं 1 साल की छुट्टी लेना चाहती हूँ, मुझे अब शियाओ बाओ के पास रहना है। उसकी आवाज में डर नहीं था, बस एक सच्चा अपनापन था जो किसी डॉक्टर ने नहीं बल्कि एक माँ ने महसूस किया था। चैन की छुट्टी की बात सुनकर उसका बॉस उसे सपोर्ट करता है। थकी हारी चैन जब घर लौटी तो उसने सांस भरकर दरवाजा खोला। कमरा अस्त व्यस्त था, जैसे उसकी जिंदगी खुद बिखरी पड़ी हो। तभी निंग एनयनगी वहाँ आया और हैरानी से बोला, ये क्या हाल बना रखा है? शेन ने धीमे स्वर में कहा, मैं कल सियान के घर जा रही हूँ 1 साल के लिए। निंग चौंक गया, क्या तुम उसके साथ रहने जा रही हो बिना मुझसे कुछ कहे? वह बोली, वो समझौता मैंने खुद किया है। उसने 2 शर्तें रखी, या तो 3 मिलियन चुका दूं या फिर उसके घर रहकर शियाओ बाओ की देखभाल करूं। निंग गुस्से और चिंता में भर गया, कम से कम मुझसे तो बात कर लेती, मैं मदद कर सकता था। चैन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, निंग उस अंगूठी की कीमत तुम्हारे बस से बाहर है। मैं नहीं चाहती थी कि तुम किसी मुसीबत में पड़ो, मैं संभाल लूंगी खुद को। उसकी आवाज थकी हुई थी, पर उसके भीतर एक मजबूती थी जो आंसुओं में छिपी थी। रात को चेन और राना ने अपने पुराने फ्लैट में आखिरी बार साथ बैठकर पिया, जैसे किसी सफर का आखिरी पड़ाव हो। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। शियान का असिस्टेंट खड़ा था, चेहरे पर मुस्कान लिए। सर ने ये अपार्टमेंट खरीद लिया है ताकि राना यहीं रह सके, उसे कहीं और जाने की जरूरत नहीं। राना की आंखें भर आईं। चैन ने तुरंत शियान को फोन किया, तुमने ऐसा क्यों किया? ये जरूरी नहीं था। वह बोला, उस घर में उस अंगूठी के होने की 70% संभावना है। वो मेरी दादी की निशानी थी, मैं नहीं चाहता कि कोई अजनबी वहाँ आकर उसे पा जाए। चैन कुछ कह नहीं पाई, उसकी आवाज में सच्चाई और दर्द मिला हुआ था। जब वह पहली बार शियान के घर पहुंची तो उसकी आंखें फैल गईं। घर इतना बड़ा, इतना सुंदर था कि वो खुद को वहाँ अजनबी सी महसूस कर रही थी। शियान बोला, मैंने हमारे कमरे में 2 बिस्तर लगाए हैं, अगर हम अलग अलग कमरे में सोएंगे तो शियाओ को शक होगा कि हम झूठ बोल रहे हैं। चैन ने सिर झुका लिया, कुछ कह न सकी। अब उसे अपने और शियान के बीच एक नकली रिश्ता निभाना था, पर वो रिश्ता धीरे धीरे सच्चाई में बदलने लगा था। दिनों बाद जब शियाओ बाओ के सामने उसने पत्नी की तरह पेश आने की कोशिश की तो उसकी झिझक साफ झलक रही थी। शियान ने हंसते हुए कहा, तुम बहुत अकड़ी हुई लग रही हो, थोड़ा प्यार दिखाने में क्या हर्ज है? वह शर्मिंदा होकर बोली, माफ करना, मैं बस घबरा जाती हूँ। उस रात शियाओ बाओ के सामने उसने शियान से कहा, मुझे अपनी बाहों में उठाओ वरना उसे यकीन नहीं होगा। वह पहले तो हिचकिचाया, फिर उसे उठाने की कोशिश की। गलती से उसका संतुलन बिगड़ा, पर अगले ही पल उसने चेन को धीरे से संभाल लिया। उनकी नजरें मिली, एक पल के लिए समय थम गया, फिर दोनों ने नजरें झुका ली। चेहरों पर हल्की लाली तैर गई। सुबह शियान गुस्से में बोला, तुमने मेरा बाथरूम इस्तेमाल किया, मुझे पसंद नहीं कि कोई मेरी चीजें छुए। चेन ने तुरंत माफी मांगी, सब कुछ फिर से करीने से रख दिया। फिर उसने अपने लिए नूडल्स बनाए, महक फैल गई। शियाओ बाओ दौड़ता हुआ आया, ये खुशबू क्या है? वह मुस्कुराई, सिर्फ नूडल्स हैं, खाना चाहोगे? दोनों ने किचन में बैठकर चोरी छिपे नूडल्स खाए, हंसी दबाते हुए, क्योंकि शियान ने घर में नूडल्स, मिठाइयाँ, चिप्स सब बैन कर रखे थे। अगले दिन शियान ने कहा, शियाओ बाओ को म्यूजियम लेकर जाओ, पर शियाओ ने मुंह बना लिया, म्यूजियम बोरिंग है। शेन ने मुस्कुराते हुए फुसफुसाया, तो चलो पार्क चलते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा। दोनों पार्क पहुंचे, हवा में आजादी थी। वो पल दोनों के लिए सुकून भरा था, पर अचानक बारिश आ गई। चैन ने शियाओ बाओ को बाहों में लिया और दौड़ने लगी। तभी अचानक शियान सामने आया, छाते के साथ। उसकी आंखों में
चिंता और गुस्सा दोनों थे। घर लौटते ही वह फट पड़ा। मैंने मना किया था म्यूजियम छोड़ने से, और ऊपर से नूडल्स। उसने सख्ती से कहा, मिठाइयाँ और चिप्स सब जमा करो और अपने कमरे में जाकर सोचो कि गलती कहाँ हुई। चेन और शियाओ बाओ दोनों उदास बैठे थे। चेन ने धीरे से कहा, मुझे लगता है सजा हमें नहीं, तुम्हारे पापा को मिलनी चाहिए। शियाओ बाओ की आंखें चमक उठी। सही कहा। रात में दोनों चुपके से उसके कमरे में गए। शियाओ बाओ ने अपने पापा के चेहरे पर मार्कर से मूंछें बना दी। चेन डर गई। अरे ये क्या कर रहे हो? शियाओ बाओ ने हंसते हुए मार्कर उसकी ओर बढ़ाया। तुम भी बनाओ ना। वह हिचकिचाई पर तभी शियान करवट लेकर जाग गया। चेन डर के मारे वहां से भाग खड़ी हुई। अगले दिन शेन ने शियाओ बाओ को अपने यूनिवर्सिटी ले जाने का फैसला किया। वहाँ मदर्स और बच्चों के लिए एक गतिविधि चल रही थी। वह मुस्कुराकर बोली, वहाँ तुम्हारी उम्र के बच्चे होंगे, बस देखना, अगर मन न लगे तो हम तुरंत लौट आएंगे। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगी। शियाओ बाओ ने हल्का सा सिर हिलाया। उसकी आंखों में घबराहट थी, पर चेन की कोमलता उसे भरोसा दे रही थी। संयोग से वहाँ उसकी मुलाकात निंग तब हो गई। अरे तुम यहाँ? उसने आश्चर्य से पूछा। निंग बोला, बस कुछ पेपर वर्क के लिए आया हूँ। थोड़ी देर बाद शेन ने उसे बताया, शियाओ बाओ को PTSD है। वो लोगों से डरता है। किसी को छूना या पास आने देना उसके लिए मुश्किल है। वो स्कूल भी नहीं जाता। मुझे उसके लिए बहुत दुख होता है। निंग ने ध्यान से सुना, फिर बोला, एक स्कूल है शुरात। वहाँ ऐसे ही बच्चों के लिए ट्रेन किए गए टीचर हैं जो बच्चों की मनोविज्ञान को समझते हैं। शायद यह उसके लिए बेहतर जगह होगी। चैन की आंखों में उम्मीद की एक हल्की सी चमक आ गई। घर लौटकर उसने शियान से बात की। वो स्कूल बहुत अच्छा है। सारे टीचर चाइल्ड साइकोलॉजी में ट्रेन है। वो शियाओ बाओ की स्थिति को समझ पाएंगे। उसने शियाओ से कहा, अपने पापा को ये स्कूल दिखाओ ना। लेकिन शियाओ ने उल्टा अपने पापा को वो तस्वीर दिखाई जिसमें चेन निंग के साथ बैठी थी। शियान का चेहरा सख्त पड़ गया। तो तुम अब किसी और मर्द के साथ घूमती हो? लोग जानते हैं कि तुम मेरी पत्नी हो, भले ही दिखावे की ही सही। चैन हैरान रह गई। वो बस एक सहकर्मी है, तुम गलत समझ रहे हो। पर शियान की आवाज ठंडी थी। मुझे उस स्कूल पर भरोसा नहीं। मेरा बेटा अभी किसी के बीच जाने के लिए तैयार नहीं है। चैन ने संयम खोते हुए कहा, तुम उसे दुनिया से काट रहे हो, यही उसे और तोड़ देगा। उसे बच्चों से घुलना मिलना चाहिए, तभी वो ठीक होगा। शियान बोला, मैं उसका डैड हूँ, मुझे बेहतर पता है उसे क्या चाहिए। चैन ने पलट कर कहा, और मैं उसकी डॉक्टर हूँ, मैं जानती हूँ कि उसे क्या जरूरत है। कमरे में सन्नाटा छा गया। दोनों की नजरें भिड़ी। एक पिता का अहंकार, एक डॉक्टर की संवेदना। आखिरकार चैन ने टूटती आवाज में कहा, मैं अब तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकती। इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करो। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चेन, शियान और शियाओ बाओ की जिंदगी अब एक नए मोड़ पर है। क्या यह रिश्ता टूटेगा या कुछ नया जन्म लेगा? आगे क्या होगा जानने के लिए पार्ट 2 जरूर देखिए। अगर कहानी ने दिल छू लिया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, पार्ट 2 चाहिए।